गुड इवनिंग टू ऑल। बेटा क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ग्रुप पे मैसेज भी कर दिया था। ये मैंने बताया था वहाँ पे कि जो आपके सैंपल पेपर्स हैं वो आ चुके हैं। तो अगर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड तो यू कैन बाई योर सैंपल पेपर्स फ्रॉम शास्त्री नगर। ठीक है, मैंने बता दिया एड्रेस आपको, पर्टिकुलरली किस एड्रेस पे आपको मिलेगा। वहाँ पे आपको सुनील सर मिलेंगे, मुस्कान बेकरी के ऊपर, पुलिस चौकी के बराबर में ही है। तो वहाँ आप सैंपल पेपर कलेक्ट कर सकते हैं अपना। और ये चैप्टर होने के बाद हम लोग अपना स्टार्ट कर देंगे, सैंपल पेपर्स को जल्दी जल्दी अपना कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप लोग को मैं जो सेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर दूंगा अपना। और कहीं डाउट रहा करेंगे तो कोई डाउट सेशन रखिए करेंगे, ठीक है, फ्यूचर। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तक किया था। We had completed till ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के मैंने जो कंपोनेंट्स थे वो आपको बता दिए थे। I had told there are three main things which are present inside any transcription unit. First part is promoter, second part is structural gene, and third part is terminator. So here this part is called promoter. Promoter की वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ अ सीक्वेंस TATA, and here it is part that is called terminator. Terminator और promoter के बीच में जो पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं structural gene. It is called structural gene. And upper strand को हम लोग कह देते हैं आपका कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड, ठीक है जी। एंड नीचे वाले स्ट्रैंड को हम लोग कह देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर वाला जो रीजन होता है ये ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट है ना, और जो टर्मिनेटर होता है ये ट्रांसक्रिप्शन की स्टॉप साइट होती है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है मतलब एक्चुअली क्या होता है कि देखो, जीन तो आप जानते ही हो, जीन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए है ना, जीन हम लोग कहते हैं। तो ऐसे एक पार्ट होता है जिसे हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन is a sequence of DNA, is a sequence of DNA which code for a particular protein, उसे हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो it is a sequence of DNA that code for particular protein. अब ये जो सिस्ट्रॉन है इसके दो पार्ट होते हैं हमारे, इसको हम लोग एक को कह देते हैं एक्सॉन और एक हो जाता है हमारा इंट्रॉन। एक्सॉन वाला पार्ट कोडिंग पार्ट है, ठीक है, और एक्सॉन को डिस्टर्ब करने के लिए, लाइक दिस इज आवर डीएनए सेगमेंट एंड दिस पार्ट इज होल दिस पार्ट इज एक्सॉन। तो एक्सॉन कंटिन्यूअसली नहीं होते, इनको बीच बीच में इंटरवीन करने के लिए, मतलब डिस्टर्ब करने के लिए हमारे इंट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मतलब ये इंट्रॉन्स इंटरवीनिंग सीक्वेंस है और ये कुछ कोड नहीं करते, नॉन कोडिंग है। जैसे ये वाला पार्ट एक्सॉन हो गया तो इसको इंटरवीन कर रहा है हमारा कौन? इंट्रॉन। फिर उसके बाद फिर एक्सॉन आ गया, फिर उसके बाद आ जाएगा इंट्रॉन, फिर आ जाएगा हमारा इंट्रॉन, फिर आ गया एक्सॉन, फिर इंट्रॉन्स। इस तरीके से पैटर्न लगा होता है। तो एक्सॉन वाला जो पार्ट है वो सारा पार्ट हमारा कोडिंग है और इंट्रॉन वाला पार्ट जो होता है वो डिस्टर्बिंग सीक्वेंस है और नॉन कोडिंग पार्ट है। ये देखिए, ये सब इंट्रॉन्स हैं। क्लियर है बात?
तो नॉन कोडिंग पार्ट हमारा हो गया इंट्रॉन। बाकी आवाज थोड़ी ऐसी हो रखी है, तबीयत थोड़ी खराब है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अब क्या होगा कि इस सिस्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को दो तरीके से डिवाइड किया है। एक को कहते हैं हम लोग मोनोसिस्ट्रॉनिक यूनिट, मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना, और एक होती है पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मतलब मोनोसिस्ट्रॉनिक का नाम से पता चल रहा है मोनो, और सिस्ट्रॉन का मतलब क्या है, द सीक्वेंस ऑफ डीएनए या सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन लिख लीजिए, आप इसको पॉलीपेप्टाइड कह दीजिए, कुछ कुछ भी कह सकते हो, इसको सीक्वेंस लिख दीजिए या सेगमेंट लिख दीजिए, जो आपका किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता हो। तो अब क्या होगा कि नाम से पता चल रहा है मोनोसिस्ट्रॉनिक, मतलब सिंगल पॉलीपेप्टाइड को बनाने वाली यूनिट, तो वो हो गई मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मतलब ये है आपका यहाँ पे, ये इतनी एक यूनिट है जो आपके एक पहले आरएनए को तैयार करवाए और उससे फिर एक प्रोटीन बन जाए। ठीक है, तो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक है। जनरली मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यूकैरियोट्स के बीच में मतलब अंदर मिलती है, यूकैरियोट्स के पास मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब है कि जैसे दिस इज अ फंक्शनल पार्ट और यहाँ पे मल्टीपल यूनिट्स लगी हुई हैं, इस वाले से एक प्रोटीन बन जाए, इस वाले से एक प्रोटीन बन जाए, इस वाले से एक प्रोटीन बन जाए, मतलब एक साथ मल्टीपल सिस्ट्रॉनिक यूनिट्स लगी हुई है। मतलब यहाँ पे क्या होता है यूकैरियोट्स के अंदर, इन जहां पे भी ये सिस्ट्रॉनिक यूनिट खत्म होती है वहां पे कुछ स्प्लिट जीन्स आती हैं। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट जीन्स होती है, मतलब एक स्प्लिट, ये जैसे यहाँ पे स्प्लिट जीन आ गई, उसके बाद थोड़े टाइम बाद हमारा सिस्ट्रॉन चालू होगा, तो बीच बीच में स्प्लिट जीन्स यहाँ पे मौजूद होती है। लेकिन पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट के अंदर यहाँ पे कोई भी, देखिए आपको स्प्लिट जीन देखने के लिए नहीं मिल रही, यहाँ पे एक सिस्ट्रॉनिक यूनिट खत्म हुई है तो दूसरी स्टार्ट हो गई, फिर तीसरी स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे कोई भी स्प्लिट जीन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, नो स्प्लिट जीन्स। और ये किसके अंदर मिलेगा, ये होता है हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर। किनके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गई, और यूकैरियोट्स के अंदर क्या हो गई हमारी, मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बताया, क्योंकि देखिए हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को पढ़ना था तो उसके टाइप भी हमने पढ़े, और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा कि सिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया, इंट्रॉन एक्सॉन। इंट्रॉन इंटरवीनिंग डिस्टर्बिंग सीक्वेंसेस है, मैं लिख दे रहा हूं, these are intervening sequence। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। अब ट्रांसक्रिप्शन का मेन प्रोसेस क्या होता है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। टेंशन की बात नहीं, मैं आज कोरोना टेस्ट भी करा के आया, नेगेटिव आया है। ठीक है, लेकिन जुकाम हो गया मुझे बहुत तकड़ा वाला, जुकाम, खांसी और फीवर। 3 दिन से बहुत ग्रसित हूं मैं इस चीज से। लास्ट क्लास ली थी उस दिन भी थोड़ी तबीयत तो लास्ट वीक से खराब चल रही है। देखिए अब क्या होगा, अब हम लोग मेन मैकेनिज्म की बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के। ठीक है,
तो मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली बेटा हमारे 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप होते हैं, एक को कहा जाता है इनिशिएशन, दूसरे वाले पार्ट को कहा जाता है इलॉन्गेशन और तीसरे वाले पार्ट को कहा जाता है टर्मिनेशन। तो यहाँ पे तीनों स्टेप्स को सीक्वेंसली हम लोग देखेंगे वन बाय वन कि किस तरीके से हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो समझिए, देखिए ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, ठीक है, मतलब आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा, देखिए, तो इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। First step is initiation, second step is elongation, and third step is termination. ठीक है, पहले इनिशिएशन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस बना रहा हूं मैं डीएनए का इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे पोलैरिटी लिख दी मैंने, ठीक है जी। अब ये वाला पार्ट था जहां पे हमारा प्रमोटर था, क्या था, प्रमोटर, और प्रमोटर की पहचान किससे है, टीएटीए सीक्वेंस से। तो यहाँ पे हमारा टीएटीए सीक्वेंस मतलब टाटा बॉक्स यहाँ पे मौजूद है, ये रहा टाटा बॉक्स, ठीक है, कैपिटल में लिख दीजिए। अब इस टाटा बॉक्स का रेलेवेंस क्या है कि सबसे पहले एक एंजाइम होता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। मैंने बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज जो है ये इसमें कई यूनिट्स लगी होती है, तो इसकी एक यूनिट होती है जिसे सिग्मा फैक्टर कहा जाता है, इट इज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो सपोज क्या नाम है, ये जो सिग्मा फैक्टर है मतलब ये पूरा एक आरएनए पॉलीमरेज है, ये पूरा आरएनए पॉल है और उसके अंदर ये सिग्मा फैक्टर है, ये सिग्मा फैक्टर है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये सिग्मा यूनिट जाएगी और इस प्रमोटर के टीएटीए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगी। रिकॉग्नाइज करने का मतलब है इसको पहचानना। अगर देखो टीएटीए है तो ही ये बाइंड करेगा, नहीं तो ये आरएनए पॉलीमरेज अननेसेसरीली जाके यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता। उसको बाइंड करने के लिए टीएटीए सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे इसको टीएटीए सीक्वेंस को आप समझ लीजिए एड्रेस है ये। जैसे आपको कहीं जाना है अपने रिश्तेदार के यहाँ, जैसे आप कहीं बड़े दूर के रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, तो आप उससे पर्टिकुलरली एड्रेस लेते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि मैं सपोज करो आप लखनऊ जा रहे हो तो लखनऊ किसी भी घर में जा घुस जाओगे, है भाई, वहां पे आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए ना कि भाई फलान एड्रेस पे मेरे को पहुंचना है। तो ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज को जाना था, डीएनए पे बाइंड करना था, लेकिन ऐसा थोड़ी कहीं भी जाके बाइंड कर लेगा। बाइंड करने के लिए उसको पर्टिकुलर एक एड्रेस चाहिए, और एड्रेस कौन है, टीएटीए सीक्वेंस। जहां पे डाटा है वहां पे सोचेगा प्रमोटर है, और जहां प्रमोटर है वहीं जाके ये बाइंड करेगा। क्लियर होगी बात। तो बाइंड करते ही एक चीज और होगी, यहाँ पे लोकल अनवाइंडिंग होगी। जैसे हेलिकेज का काम था वहां पे हेलिक्स को जो है अनवाइंड करके ओपन कर देना, तो इसी तरीके से ये भी ओपन हो जाएगा। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पे ये ओपन हो गया, ठीक है। और ये जो ओपन हुआ है इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल, ट्रांसक्रिप्शन बबल और ओपन लूप, ठीक है जी। और यहाँ पे लग गया ये आरएनए पॉलीमरेज और इसकी सिग्मा यूनिट। अब आरएनए पॉलीमरेज आ गया, इनिशिएशन हो चुका है, मतलब शुरुआत हो गई। अब क्या काम होना है, इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन होने के लिए क्या करेगा, ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन है ये बीच वाला हिस्सा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ऐसे टर्मिनेटर रहा होगा, यहाँ पे टर्मिनेटर। मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा।
यहाँ पे टर्मिनेटर है, ये प्रमोटर था, तो यहाँ से लोकल अनवाइंडिंग होके इनिशिएट हो गया प्रोसेस। और बीच वाला जितना हिस्सा है ये वाला, ये सब क्या है, स्ट्रक्चरल जीन वाला हिस्सा है, इतने का आरएनए तैयार होना है। ठीक है, तो इलॉन्गेशन होगा। इलॉन्गेशन में किस तरीके से काम होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा, और ये जो टेम्पलेट वाला है, नीचे वाला टेम्पलेट है ना जी, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को तो टेम्पलेट के तौर पे यूज करेगा। टेम्पलेट का मतलब होता है सहारा लेना। क्या करना, सहारा लेना। जैसे दो पैरेलल वायर है, ये दो पैरेलल वायर है, ऐसे जा रहे हैं। सपोज आपको इस वायर में कुछ माल फंक्शनिंग थी, इस वाले वायर में कुछ करेक्शन करना था, तो आप एक इलेक्ट्रीशियन है, आपको काम करना है, तो आप क्या करोगे, इन वायर पे चढ़ने के लिए आप इसमें सेफ्टी बेल्ट को फंसा दोगे, हुक को, ताकि इस पे काम कर पाओ, कि इन केस अगर आप गिरो तो नीचे ना गिरो, है ना, आप इस पे तो एटलीस्ट टंगे रह जाओगे। आ रही बात समझ में? तो ये तो मैंने एक जनरल सा एग्जांपल लिया, मतलब एक सहारा भी तो होना चाहिए, या फिर आप इस पे काम करना चाहते हो, इसके ऊपर खड़े होकर इसके ऊपर काम कर सकते हो ना। तो ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज को अगर इस ऊपर वाले स्ट्रैंड के ऊपर काम करना है, तो नीचे वाले में कुछ तो हुक डाल के ऐसे ऊपर की तरफ काम कर पाएगा वो। तो आरएनए पॉलीमरेज इसको टेम्पलेट मतलब सहारे के तौर पे यूज करता है, और इसके ऊपर जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, जिसे हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, उस कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर एक्ट करके उसके कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए है तो ए है तो क्या करेगा वो, जो आरएनए तैयार करेगा उसमें टी डाल देगा। अगर जी है यहाँ पे तो उसके अंदर सी डाल देगा, अच्छा सॉरी टी नहीं डालेगा, यू डालेगा, क्योंकि आरएनए तैयार हो रहा है। क्योंकि जुकाम ने मेरे दिमाग को भी पकड़ लिया बहुत बुरी तरीके से, तो मैं इसलिए वाहियात सी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, मुकुल प्लीज यार, तुम क्या मैसेज कर रहे हो? नहीं भाई, मानता हूँ तुम्हारे बड़े भाई की उम्र का हूँ, लेकिन ऐसे खुलेआम कहोगे तुम, गलत बात है ये। और या तो मुझे पता है कि तुम आदित्य को मैसेज कर रहे हो, ठीक है, और तुमने आदित्य की जगह ग्रुप में मैसेज कर डाला। ये ना सबसे बड़ी दिक्कत है, जो कॉमन होते हैं ना, जो क्लासमेट्स होते हैं, उनके साथ बहुत गंदी दिक्कत होती है ये, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं इन द मीनवाइल जब क्लास गोइंग ऑन, ठीक है, और वो सबसे बड़ी ब्लंडर करते हैं। मतलब इट इज नॉट द प्रॉब्लम विद यू, ये पहले से होती आई है, ठीक है, क्योंकि देखो जैसे हम लोग इतने ज्यादा एडजस्टेबल नहीं है ना, तो इतने एक्सपर्ट तो नहीं है। तो सर बात नहीं कर रहे थे, चलो जो जो भी कर रहे थे, चलिए जो भी कुछ कर रहे थे, लेट इट बी, कोई बात नहीं। बहुत दिनों में कोई गलती हुई है यार, कभी कभी गलतियां भी होनी चाहिए ना इंसान से, तो इंसान क्या ज्यादा हो जाएगा। डांटने का मौका तो कुछ तो दो यार, इतने दिनों में डांटा नहीं है, ना पेट में दर्द हो रहा है, मेरे बीमार हो गया बिना डांटे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यही है कि जब क्लास के टाइम पे रहो थोड़ा फोकस रहो, ताकि चीजें आपको समझ में आराम से आए। बाकी मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इग्नोर भी कर दूंगा, आदत पड़ गई है मुझे बहुत सारी चीजों की। हाँ सामने होते तो कुछ होता, अब वहां पे क्या कहूँ मैं तुमसे, किसी से भी। अब क्या होगा कि आपका ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा, है, और ये जो बबल है ये भी शिफ्ट होता चला जाएगा, जहां जहां आरएनए पॉलीमरेज जाएगा वहां वहां डायरेक्शन में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, और बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे एक आरएनए, मैं आरएनए नहीं बोल रहा, इसको मैं नेसेंट आरएनए कह रहा हूँ, ये नेसेंट आरएनए तैयार होता हुआ चला आएगा, ठीक है। अब याद कीजिए आप डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम था, है ना, डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम था। तो डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया था वहां पे रेप्लिकेशन के टाइम पे, तो किसी सबस्ट्रेट को यूज किया था ना, डीएनटीपीज को, याद है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। इसी तरीके से ये जो आरएनए पॉलीमरेज है भाई, इसको भी तो कुछ चाहिए, मतलब सबस्ट्रेट के तौर पे। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट मतलब सबस्ट्रेट का क्या है कि जैसे सपोज करो
यहाँ पे ए है तो यहाँ पे अगर यू डलना है, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी इंट्रोड्यूस होना है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी इंट्रोड्यूस होना है, यहाँ पे सपोज सर आपका टी है तो यहाँ पे ए इंट्रोड्यूस होना है। तो ये जो यू सी जी ए ये सब चीजें हैं, ये सबस्ट्रेट कहाँ से आएगा, मतलब इनको लगाने के लिए इन न्यूक्लियोटाइड्स को या इन आपके जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं इनको लगाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना भाई। आपको चाय बनानी है तो चाय पत्ती आपके पास होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए, तभी तो आप चाय बना पाओगे। तो भाई आपको आरएनए तैयार करना है तो आरएनए को तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल है, मतलब जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं या आपके जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो भी तो अवेलेबल होने चाहिए। तो वो कौन देगा? तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, जैसे डीएनए पॉलीमरेज ने यूज किया था, आरएनए पॉलीमरेज भी सबस्ट्रेट यूज करेगा। और आरएनए किसको यूज करेगा? आरएनए यूज करेगा राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट को, जैसे एटीपी, सीटीपी, जीटीपी एंड टीटी तो नहीं होगा, यहाँ पे यूटीपी मतलब यूरेसिल होना चाहिए ना, आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, थाइमिन तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ये नेसेंट आरएनए तैयार हो रहा है। नेसेंट मतलब जो नया हो, जो नया बन रहा हो, तो नेसेंट आरएनए हमारा बनता हुआ चला जा रहा है। अब क्या होगा कि ये प्रोसेस जिसमें आरएनए बनता हुआ चला जा रहा है उसे हम लोग क्या कह देंगे? इलोंगेशन। मतलब यहाँ पे जो आरएनए बनना शुरू हुआ था इनिशिएशन के टाइम पे वो इलोंगेट हो रहा है, मतलब साइज में बड़ा होता चला जा रहा है। अब सबसे लास्ट पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि ध्यान से समझिएगा, जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टर्मिनेटर साइट था, ये टर्मिनेटर था, और मैंने आपको याद कीजिए बताई थी कि जो हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज है इसमें मल्टीपल यूनिट्स लगी हुई हैं, तो इसमें एक यूनिट जैसे सिग्मा फैक्टर या सिग्मा यूनिट थी, इसी तरीके से एक रो नाम की यूनिट होती है। क्या? रो फैक्टर कह देते हैं उसे, ऐसे बनाते हैं रो को। फिजिक्स तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैं तो भूल भाल गया। ऐसे रो फैक्टर कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो रो है ये क्या करेगा? ये रो फैक्टर ये यहां पे पहुंच गया, ये रो फैक्टर है। तो ये जो रो यूनिट या रो फैक्टर है ये क्या करेगा? ये इस टर्मिनेटर को पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और जैसे ही ये रो फैक्टर इस टर्मिनेटर को रिकॉग्नाइज करेगा वही ये अलग हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज अलग किससे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से। और ये जो नेसेंट आरएनए बन के आया इसे आप दो नाम दे सकते हो। आप एक तो इसे नेसेंट आरएनए कह सकते हो और एक इसको एचएन आरएनए कह सकते हो। एचएन का मतलब होता है हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। अभी रीजन बताऊंगा। रीजन ये है रीजन ये है कि जो आपका सिस्ट्रॉन बताया था मैंने, तो सिस्ट्रॉन के अंदर दो पार्ट बताए थे, एक इंट्रॉन बताया था, एक एक्सॉन बताया था। तो जो इंट्रॉन्स थे वो इंटरवीनिंग सीक्वेंस, तो जो इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस हैं ये आगे चल के जब ये वाला जो आरएनए ये जब आगे चल के आपका प्रोटीन बनाएगा तो हमारी प्रोटीन कुछ ऐसे थोड़ी बनेगी कि क्या नाम है, कुछ कोडिंग पार्ट प्रोटीन का, कुछ नॉन कोडिंग पार्ट। तो इसके अंदर क्या है, अभी इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों है, मतलब हेटेरोजीनियस, मतलब इंट्रॉन भी एक्सॉन भी सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है। अभी उन इंट्रॉन्स को निकालना बाकी है। तो इस जब आप इंट्रॉन्स को हटा दोगे तब वो एमआरएनए कहलाएगा। अब जो शुरुआत में ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद बना वो आपका या तो नेसेंट आरएनए कहलाएगा, मतलब नया बना हुआ आरएनए, या हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए एचएनआरएनए। ठीक है। अब ये जो एचएनआरएनए फॉर्म हुआ ये आपका क्या करेगा, ये इसको कहते हैं हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने के बाद का जो प्रोसेस होगा या प्रोसेसिंग होगी इस आरएनए के साथ, या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कह दीजिए आप उसे, वो उस प्रोसेस में ये आरएनए जाएगा। अब ये आरएनए
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के लिए जाएगा। आगे अगर इस स्टेप में कहीं पे भी कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझे जल्दी से बताइए। किसी स्टेप में कोई पार्ट समझ में ना आया हो तो प्लीज डू टेल मी, जल्दी फास्ट। कौन से कोई सा स्टेप ऐसा हुआ हो जिसमें आपको कहीं क्लैरिफिकेशन ना हो, जल्दी बताइए। सबको क्लियर है मतलब? ठीक है, क्या किया, जल्दी जल्दी कोई ओवरव्यू देख लीजिए। इनिशिएशन में स्टार्ट हुआ, मेन मेन जो चीजें याद रखनी है, मेन की पॉइंट्स में बता दे रहा हूं। मुकुल प्लीज बेटा, अगर आप मतलब लिख के बताएंगे तो मेरे को उसमें पता चल पाएगा, ऐसे बोल के नहीं पता चल पाएगा मुझे। आप लिख के मुझे बता दीजिए। मुकुल आप मेरे को लिख के बता दीजिए बेटा, मुझे मैंने माइक नहीं निकाला हुआ है, आप लिख के बता दीजिए। अगेन मेन की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? सबसे पहले इनिशिएशन में आपको याद रखना है सिग्मा फैक्टर को, ठीक है। सिग्मा फैक्टर से इनिशिएशन हुआ वो याद रखेंगे। फिर दूसरी चीज आप याद रखेंगे इलोंगेशन, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज ने राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स को यूज किया सबस्ट्रेट के तौर पे, आरएनए की सिंथेसिस करवाई। और लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के अंदर क्या हुआ, आपका जो आरएनए पॉलीमरेज था उसके रो फैक्टर ने इस टर्मिनेटर को रिकॉग्नाइज किया और प्रोसेस को टर्मिनेट करवा दिया, मतलब खत्म करवा दिया। टर्मिनेशन होने के बाद क्या हुआ, ये जो आरएनए पॉलीमरेज था ये डिसोसिएट हो गया, मतलब अलग हो गया उससे, और ये जो नेसेंट आरएनए ये भी अलग हो गया। अब ये जो नेसेंट आरएनए तैयार हुआ ये अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। अब वो स्टेप देखिए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन वो किस तरीके से होगा, देखिए। हाँ जी, देखिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के अंदर 3 स्टेप है यहाँ पे भी। सबसे पहला स्टेप है स्प्लाइसिंग, दूसरा स्टेप है 5' कैपिंग, तीसरा स्टेप है 3' टेलिंग, ठीक है। देखिए, और ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो प्रोसेसिंग है ये क्यों हो रही है, ये इसलिए हो रही है ताकि एचएनआरएनए को एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि ये जो एमआरएनए है मैसेंजर आरएनए, यही एक फंक्शनल आरएनए है। दिस इज द फंक्शनल आरएनए, मतलब एचएनआरएनए ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। ट्रांसलेशन करने की अगर मतलब जो कैपेबिलिटी है वो केवल एमआरएनए की है। तो इस एचएनआरएनए को एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये प्रोसेस करना जरूरी है, जिसे हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो देखिए कैसे होगा यहाँ पे। सबसे पहला हुआ स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो डीएनए वाला पार्ट है, the segment of DNA is called सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन में 2 पार्ट थे, इंट्रॉन और एक्सॉन। तो जो इंट्रॉन वाले पार्ट्स हैं उन इंट्रॉन्स को रिमूव करना जरूरी है ना। तो उन इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा स्प्लाइसिंग करके। अब स्प्लाइसिंग कैसे की जाएगी, जैसे सपोज करो ये आरएनए है जी, इसकी 5 प्राइम ये 3 प्राइम, ठीक है। यहाँ बीच बीच में आप वो लगा दीजिए, इंट्रॉन्स को लगा दीजिए दिखाने के लिए इस तरीके से। ये सब क्या है, इंट्रॉन्स, आई मतलब इंट्रॉन, बीच बीच में क्या है ये एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, कोडिंग पार्ट। इंट्रॉन क्या है, इंटरवेनिंग नॉन कोडिंग पार्ट।
अब क्या होगा, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है SNRNP। ध्यान से समझिएगा बेटा, SNRNP। SNRNP का मतलब क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ये SNRNP एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन क्या करती है, यहाँ पे जाके एक कॉम्प्लेक्स तैयार करती है, मतलब यहाँ इकट्ठी हो जाती है थोड़ी थोड़ी प्रोटीन जाके यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और इन्हें, इन कॉम्प्लेक्सेस को जो यहाँ पे फॉर्म कर रही है ये प्रोटीन SNRNP, एक कॉम्प्लेक्स मैं लिख दे रहा हूँ, SNRNP कॉम्प्लेक्स, इनको कहते हैं हम लोग स्प्लाइसियोसोम। क्या कहते हैं, स्प्लाइसियोसोम। ये स्प्लाइसियोसोम एक स्पेशल काम करेंगे। ये क्या करेंगे, ये स्प्लाइसियोसोम इनको यहां से कट करेंगी, कट करेंगी, कट करेंगी, और कट करके जितने भी हमारे इंट्रॉन्स थे उन इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, और जो बचे हुए एक्सॉन हैं उनको वापस जोड़ दिया जाता है। तो अब आपके इंट्रॉन्स सारे के सारे बाहर निकल चुके हैं, केवल एक्सॉन वाला पार्ट है जो अब यहाँ पे बचा। क्लियर हो रही है बात। तो अब दूसरा स्टेप आ जाएगा 5' कैपिंग। अब ये रहा 5 प्राइम, 5 प्राइम मैंने 5' कर दिया, 5 प्राइम कह दिया उसे, 5 प्राइम कैपिंग। 5 प्राइम कैपिंग के अंदर क्या होता है बेटा, देखिए 5 प्राइम कैपिंग के अंदर क्या होगा, एक कैप होती है। कैप किस चीज की है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी कैप होती है। अगर इसको शॉर्ट में लिखूं, MG 3 बार फॉस्फेट, PPP, 3 फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, तो इसको शॉर्ट में लिख दिया जाता है MgPPP, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्वानोसिन क्या करेगा, इस 5 प्राइम एंड पे आके यहाँ पे लग जा दिया जाएगा, ये हो गया 5 प्राइम। अब कहोगे कि ये जरूरी क्यों है, ये 5 प्राइम कैपिंग करनी जरूरी क्यों है, तो देखिए जरूरी इसलिए है ये 5 प्राइम कैपिंग करनी, क्योंकि जब राइबोसोम आएंगे ट्रांसलेशन करने के लिए, क्योंकि इसके बाद अब ट्रांसलेशन होगा ना, आरएनए बन गया, आरएनए अब बाहर जाएगा, कहाँ, ये सब काम कहाँ चल रहा है, ये सब न्यूक्लियस में हो रहा है। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग भी न्यूक्लियस में होती है, और न्यूक्लियस में जब ये आरएनए एमआरएनए बिल्कुल तैयार हो जाता है, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू किया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे पोर्स होती है, उन्हें न्यूक्लियर पोर कहेंगे। तो न्यूक्लियर पोर क्या करेंगी, आरएनए को बाहर भेजने का काम करती है। तो यहाँ पे ये जो आरएनए है जब बाहर जाएगा तो राइबोसोम्स इनका इंतजार कर रहे होंगे, और राइबोसोम्स क्या करेंगे, इस 5 प्राइम कैप को देखेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे, और रिकॉग्नाइज करने के बाद यहाँ पे वो बाइंड करेंगे, तब जाके प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो 5 प्राइम कैपिंग की बहुत तकड़ी रेलेवेंस है किस चीज के अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर। अगर ये नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। आ रही है बात समझ में। और लास्ट स्टेप बचा हमारा कौन सा, 3 प्राइम टेलिंग। 3 प्राइम टेलिंग, अच्छा इससे 5 प्राइम कैपिंग से रिलेटेड एक चीज याद आई। वायरसेस जनरली क्या करते हैं, वायरसेस क्या करते हैं, ये जो 5 प्राइम कैप है ना, जैसे इस 5 प्राइम कैप को कट करके, जैसे ये एक सेल थी, इस सेल के अंदर अपना इन्होंने जेनेटिक मटेरियल भेजा, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल भेजा, और ये जेनेटिक मटेरियल जो सेल होस्ट था, ये होस्ट है ना, ये होस्ट के डीएनए के साथ बाइंड कर गया। आगे बात समझ में। अब इसने मल्टीपल कॉपी तैयार करवा दी अपनी आरएनए की, यहाँ पे ये किसका, वायरस का डीएनए, सॉरी वायरस का आरएनए। तो ये आरएनए क्या करता है, ये होस्ट का आरएनए घूम रहा है 5' कैप लेके, ठीक है, जैसे मैं 5' ऐसे करके लिख दूं, ये कैप है। तो ये क्या करते हैं,
ये इस कैप को यहां से कट करवा देते हैं और कट करके अपने जीनोम के आगे लगा लेते हैं, अपने मतलब जीनोम कह रहा हूं, अपने आरएनए के आगे लगा लेते हैं ऐसे। तो भाई इन्होंने अपने ये जो 5' कैप थी इसको किसके आगे लगा लिया, अपने आरएनए के आगे लगा लिया। अब हमारे राइबोसोम को थोड़ी पता है कि ये क्या नाम है इसका, वायरस का आरएनए है या हमारा आरएनए है। उसको तो मतलब किससे है, उसको मतलब है केवल 5' कैप से। अगर 5' कैप अवेलेबल है तो ये बाइंड कर जाएगा जहां पे भी मिलेगी उसको। अब उसे थोड़ी पता है पीछे वायरस का लगा हुआ है आरएनए। तो इस तरीके से वायरस क्या करता है, अपनी प्रोटीन तैयार करवाता है। मतलब हमारी ही 5' कैप को यूज करेगा और अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा हमारे ही राइबोसोम्स को यूज करके। क्योंकि देखिए वायरस के पास खुद की होस्ट मशीनरी नहीं होती है और इस मैकेनिज्म को कैप स्नैचिंग कहा जाता है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड कैप स्नैचिंग। ठीक है, तो अब ये तो इससे रिलेटेड था, ये सब इतनी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ जो मैंने मोटी मोटी बात बताई थी इनको याद रखेंगे आप। इससे स्प्लाइसिंग में 5' कैप में क्या किया। अब क्या होगा, अब लास्ट स्टेप है 3' टेलिंग। तो 3' टेलिंग के अंदर क्या किया जाता है, ये 5' कैप, 5' कैप में मतलब आप मिथाइल गुआनिसिलिक ट्राइफॉस्फेट को अटैच कर दीजिए इस साइड पे 5 प्राइम पे, और 3 प्राइम जो एंड है यहाँ पे क्या हुआ होता है, बहुत सारे एडिनाइलेट, क्या है एडिनाइलेट, मतलब यहाँ पे ऐसे लग जाएंगे लगभग 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज यहाँ पे चेन में लग जाएंगे, मतलब पॉली मतलब मल्टीपल एडिनाइलेट बन जाएंगे। अब ये जो फाइनली तैयार हुआ है 3' टेलिंग के लिए, हाँ इसका रिलेवेंस आता है टर्मिनेशन में, आपके सिलेबस में नहीं है वो चीज। टर्मिनेशन जब होगा ट्रांसलेशन का तो उस टाइम पे इसको यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे अब ये जो तैयार होके आया आपके सामने, ये आपका एमआरएनए है, दिस इज कॉल्ड एमआरएनए। अब ये एमआरएनए को क्या कर दिया जाएगा, अब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रही है। तो ये आपका तीनों स्टेप जल्दी से आप देख लीजिए, अगर कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए। यही स्टेप होंगे और इन स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद हमारा ये एमआरएनए फंक्शनली तैयार हो गया। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर कि टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हैं जो हमारे को सिलेबस के अंदर पढ़ने हैं, और 3 टाइप के ही आरएनए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से आपके आरएनए पॉलीमरेजेस हैं और उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए और इस वाले पार्ट के ऊपर टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन सीधा, और नीट में एक क्वेश्चन जरूर होता है कई बार रिपीट हुआ है और बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, याद नहीं करते हैं। तो आप इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ अब। और ये इसमें है कुछ नहीं, छोटा सा मेमोरी है और उसको यूज करना है आपको, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, तो यहाँ पे 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज हैं। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहला है टाइप 1 आरएनए पॉलीमरेज, टाइप 1। ये जो टाइप 1 है ये आपकी
राइबोसोमल आरएनए को तैयार करवाता है, और राइबोसोमल आरएनए की 3 यूनिट्स को। तो इट विल प्रोड्यूस आरआरएनए, आर का मतलब है राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए, और उसके भी 3 टाइप, कौन कौन से, 28S, 18S और 5.8S। इन तीनों सब यूनिट्स को किसकी, आरआरएनए की, कौन कोड करता है या कौन तैयार करवाता है, आरएनए पॉलीमरेज टाइप 1। अब मैं बात करता हूं आरएनए पॉल टाइप 2। टाइप 2 ये बनाता है एचएनआरएनए को, एचएनआरएनए। अब ये जो एचएनआरएनए ये आगे चल के बनाता है हमारा किसको, एमआरएनए, ठीक है। और तीसरा है आपका आरएनए पॉलीमरेज टाइप 3, ये बनाता है टीआरएनए, ठीक है। और एक यूनिट यहां की बच गई थी 5SRRNA, वो यही बनाएगा 5SRRNA और SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। टी का मतलब है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। एसएन का मतलब है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एचएन का मतलब क्या बताया था मैंने, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। एम का मतलब क्या है, मैसेंजर आरएनए। आर का मतलब मैंने लिख दिया, राइबोसोमल आरएनए। इनके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं और सीधा 3 नंबर में पूछा जाता है इस पार्ट को, कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज कौन से आरएनए को तैयार करवा रहा है। ठीक है, जल्दी से इसे लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए इसे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। तबीयत इतनी खराब है कि मुझे मिटाना है और मैं वहां जाके लैपटॉप के पास जा रहा हूं मैं। जुकाम में कंफ्यूज स्टेट हो जाती है। हाँ जी, अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, वो है हमारे टाइप ऑफ आरएनए। अब 3 तरीके के आरएनए, कौन कौन से, पहला एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, जो मेनली हमें पढ़ने हैं, ये तो हमने कई तरीके के, एक पढ़ना है टीआरएनए और तीसरा पढ़ना है आरआरएनए। इन तीनों के बारे में पढ़ना है हमें केवल। तो सबसे पहले मैं एमआरएनए से तैयार करता हूँ, मतलब स्टार्ट करता हूँ। तो एम मतलब क्या है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक अनकॉइल्ड स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। सीधा सीधा ऐसा ही तो होता है एमआरएनए, अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, ऐसा ही तो होता है 5' के 3' टेल वाला। और ये क्या करता है, राइबोसोम को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, मतलब टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। ये राइबोसोम इसी के ऊपर तो बाइंड करेंगे हैं, और साथ में क्या कर रहा है,
ये जो डीएनए के इंस्ट्रक्शंस थे, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के इंस्ट्रक्शंस थे, उन इंस्ट्रक्शंस को अपने ऊपर किसकी फॉर्म में, कोडॉन्स की फॉर्म में कैरी करके चलता है या नहीं कर चलता? तो ये क्या करता है आपका, पहला तो इट प्रोवाइड टेम्पलेट टू राइबोसोम, इसको राइबोसोम फॉर बाइंडिंग, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आपका टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया। एक काम करता है ये क्या करता है, कैरी करके चलता है डीएनए इंस्ट्रक्शंस को इन फॉर्म ऑफ कोडॉन्स, और यही कोडॉन आगे चल के पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करवाएंगे, ठीक है। मतलब ये जो एमआरएनए बेस सीक्वेंस है वही ट्रांसलेट होके अमीनो एसिड सीक्वेंस बनेंगे किसी प्रोटीन का। तो मैं लिख दे रहा हूं एमआरएनए बेस सीक्वेंसेस आर translated into amino acid of a protein chain, ठीक है जी। तो ये आपका काम जो है सारा करना, टेम्पलेट प्रोवाइड करना राइबोसोम को बाइंड करने के लिए, डीएनए के इंस्ट्रक्शंस को कोडॉन्स की फॉर्म में कैरी करके चलना, और आरएनए बेस सीक्वेंसेस को जो हमारे एमआरएनए के बेस सीक्वेंसेस होते हैं वो ही पर्टिकुलरली एक एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। जैसे AUG ये मिथ्योनिन करेगा, फिर ये UUU है फिनाइल एनिलीन के लिए करेगा। तो यहाँ पे अलग अलग अमीनो एसिड बनते चले जाएंगे, उनके बीच में हमारी पेप्टाइड बॉन्ड लगता चला जाएगा और एक हमारी प्रोटीन की चेन तैयार हो जाएगी। तो ये जो काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का वो एमआरएनए के बिना अधूरा है। एमआरएनए मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है उस चीज के लिए। अब दूसरी चीज है टीआरएनए। टी का मतलब है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का क्या है, देखिए इसको लिख लीजिए इतनी जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जगह बना लूंगा अगर जल्दी से लिखना है तो आपको। देखिए टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। इसकी शेप जो होती है इसे, अच्छा इसका दूसरा नाम सॉल्युबल आरएनए भी है, और इसे हम लोग अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज अडेप्टर मॉलिक्यूल। बताऊंगा क्यों अडेप्टर मॉलिक्यूल है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसकी 2D शेप जो होती है वो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और 3D जो शेप होती है वो इन्वर्टेड एल शेप होता है, ठीक है। और ये लगभग 80 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है एक टीआरएनए, और इसका मेन काम है अमीनो एसिड को पकड़ के लेके आना। मतलब जैसे अगर मैं टीआरएनए की बात करूं तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। क्लोवर लीफ मतलब इस तरीके से, इस तरीके से है। तो इसमें क्या होगा, ये जो ऊपर वाली साइट होती है इसे अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। मतलब ये जैसे 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो 3 प्राइम के ऊपर एक सीक्वेंस होता है जिसे CCA सीक्वेंस कहते हैं। CCA ये यहाँ पे लगा था 3 डैश के ऊपर, और इस 3 डैश के ऊपर जो CCA मौजूद था, बाद में लिख दूंगा आरएनए को। देखिए
ये 3 प्राइम के ऊपर CCA और उसके ऊपर ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म लिख दे रहा हूं, एक्सेप्टर आर्म, मतलब ये आर्म अमीनो एसिड को कैरी करके चलेगी। अब कहोगे कि सर ये अमीनो एसिड को लेके क्यों चल रही है? अभी जब थोड़ी देर बाद हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन में एक चीज पढ़नी है हमें। देखिए ट्रांसलेशन में होता क्या है, जैसे ये mRNA है, ठीक है, यहाँ पे ये राइबोसोम लग गई छोटी बड़ी यूनिट, तो ये जो tRNA है ना, देखो ये कोडॉन है, यहाँ पे इस फॉर्म में लगे हुए कोडॉन। अगर ये समझ में आ गया ना, ट्रांसलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो RRNA है, सॉरी हमारा tRNA है, ये tRNA अमीनो एसिड्स को पकड़ पकड़ के लाता है। अब ऐसा नहीं है रैंडमली कोई भी अमीनो एसिड को पकड़ के ले आएगा। जैसे अगर यहाँ पे ये जो कोडॉन है किसके ऊपर, mRNA के ऊपर, mRNA ये राइबोसोम है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इस कोडॉन के लिए एक एंटी कोडॉन होता है जो इसके एंटी कोडॉन लूप के अंदर होता है, ये नीचे वाले को एंटी कोडॉन लूप कहते हैं, मैं लिख दे रहा हूं एंटी कोडॉन लूप, ठीक है, ये वेरियल आर्म है, ठीक है, इसे T-साइसी लूप कह देते हैं, ठीक है, और एक DHU लूप होता है जिसमें एक राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है और ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म होता है। तो यहाँ पे ये जो एंटीकोडॉन है, एंटीकोडॉन जैसे AUG है तो इसका एंटीकोडॉन है A का U, U का A और G का C, तो ये एंटीकोडॉन इसके ऊपर लेके चल रहा है, उसी हिसाब से ये अमीनो एसिड लेके चलता है। मतलब जो इस नेचर का एंटीकोडॉन होगा उस नेचर का अमीनो एसिड होगा। ऐसा नहीं है कि अमीनो एसिड किसी और नेचर का UAC किसी और को लेके चले, जैसे यहाँ पे AUG है तो ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है, तो यहाँ पे ये मिथियोनिन लेके चल रहा होगा। अरे मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे ये क्या करता है, जो अमीनो एसिड है उसको मेन साइट पे ट्रांसलेशन की लेके आता है। मतलब ये अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा कहां पे, यहाँ पे, और अगर कोडॉन एंटी कोडॉन की मैचिंग हो जाती है तो उस अमीनो एसिड को यहीं छोड़ के चला जाएगा बाहर, और नहीं तो अगर गलत, जैसे ऐसा भी नहीं है कि गलत क्या नाम है tRNA वो एंटर ना करे, गलत tRNA भी एंटर कर जाते हैं, जिनके कोडॉन एंटी कोडॉन मैच नहीं करते वो चुपचाप बाहर ऐसे निकल जाते हैं इसके, इस राइबोसोम से। लेकिन क्या होगा, अगर सही कोडॉन एंटी कोडॉन है, ये एंटी कोडॉन लूप में ये एंटी कोडॉन्स है, ये कोडॉन है, तो अगर सही है तो उस अमीनो एसिड को यहाँ पे छोड़ के वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसका काम है क्या, tRNA को कैरी करना और साथ में एंटी कोडॉन को लेके चलना, ठीक है। एंटी कोडॉन कोऑर्डिनेट होगा कोडॉन के, कोडॉन किसके ऊपर मौजूद है, हमारे mRNA के ऊपर, और एंटी कोडॉन किसके ऊपर है, tRNA के ऊपर। और tRNA, अच्छा मैंने एक चीज नहीं बताई वो बाद में बताना था, लेकिन अभी थोड़ी सी चीज मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ कि mRNA के ऊपर जो कोडॉन्स होते हैं, टोटल हमारे 64 टाइप के कोडॉन हैं। 64 कोडॉन्स में से जो 64 है उनमें से 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन है, उनके अलावा बचे हुए 61, 64 माइनस 3, 61 कोडॉन हमारे पर्टिकुलरली कोड करते हैं किसी अमीनो एसिड के लिए। तो स्टॉप कोडॉन के लिए जो 3 बचे हुए हैं कोई tRNA नहीं होगा, मतलब tRNA भी 61 टाइप के होंगे। जैसे वहां पे जो अमीनो एसिड को कोड करने वाले आरएनए हैं वो 61 टाइप के, इसी तरीके से tRNA भी हमारे 61 टाइप के ही होंगे। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख रहा हूं कि there are only 61 type of tRNA, ठीक है, मतलब नो tRNA और स्टॉप कोडॉन। उसके अलावा इनका काम क्या है, दे कैरी अमीनो एसिड और अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म,
टू ट्रांसलेशन साइट, मतलब अमीनो एसिड को ट्रांसलेशन साइट पे लेके आने का काम अमीनो एसिड को किसका होता है, टीआरएनए का होता है। उसके अलावा दे ऑल्सो कैरी एंटीकोडॉन दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री to the codons present on mRNA। ठीक है जी, ये इनका काम है। और एडेप्टर मॉलिक्यूल को कह रहे थे हम लोग, देखिए ये mRNA, इसके ऊपर कोडॉन लिखे हुए हैं, यहाँ पे राइबोसोम, ये आ रहा है टीआरएनए, एंटीकोडॉन लेके यूएसी, ये हो गया अमीनो एसिड, इसको लेके एंटर कर रहा है, ये इसके ऊपर आके ऐसे बैठा, यहाँ पे आके ऐसे बैठा, यूएसी, ये ऊपर लगा हुआ है अमीनो एसिड। तो अडेप्टर का मतलब क्या होता है, जब आप अपने घर के अंदर क्या करते हो, जैसे सपोज करो आपके पास घर में स्विच बोर्ड की कमी है, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपिल लगा देते हैं ना, अडेप्टर भी कहते हैं उसे। मतलब जो मेन स्विच, जैसे आपका ये बोर्ड है, इस बोर्ड में आपके एक ही स्विच लग सकता है फॉर एग्जांपल, लेकिन आपको अप्लायंसेस चलाने कई, तो आप क्या करते हो, मल्टी चार जो पिन होता है उसे लगा देते हो, उसमें कई पार्ट में कई अप्लायंसेस के जो प्लग हैं वो उसको लगा सकते हो उसके अंदर। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो mRNA के ऊपर जो कोडॉन है और ये जो अमीनो एसिड है, इनके बीच में ये अडेप्टर का काम कर रहा है। मतलब ये अमीनो एसिड और ये जो हमारा कोडॉन है mRNA, इनके बीच में ये अडेप्टर है। मतलब जो अप्लायंसेस आप लगाते हो, डायरेक्टली आप बोर्ड में नहीं लगाते, आप किस में लगा रहे हो, अडेप्टर के अंदर लगा रहे हो। लेकिन अडेप्टर किससे कनेक्ट है, आपके मेन बोर्ड से। तो इसी तरीके से टीआरएनए भी यहाँ पे अडेप्टर का काम करता है। क्लियर हो रही है बात? तो यहां तक की बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब क्या होता है कि लास्ट है आरआरएनए। आरआरएनए में ज्यादा हमें नहीं पढ़ना। देखिए लास्ट है हमारा आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए भाई, राइबोसोमल आरएनए का मेन फंक्शन है राइबोसोम सिंथेसिस में। ठीक है, किसमें? राइबोसोम सिंथेसिस, मतलब राइबोसोम की बनाने में। और आरआरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ग्लोबुलर। और राइबोसोम्स क्यों जरूरी है? तो राइबोसोम्स इसलिए जरूरी है क्योंकि यही राइबोसोम आर द मेन या प्रोटीन सिंथेसिस साइट। प्रोटीन सिंथेसिस की मेन साइट ये राइबोसोम है। और राइबोसोम्स को कौन बनाएगा? राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं आपको देखना, आप देख लीजिए इसे जल्दी से। अगर किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछिए। अब इसके बाद हमें जेनेटिक कोडॉन्स पढ़ने हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन को पढ़ना है। पर मुझे तबीयत थोड़ी सही सी नहीं लग रही, और एक एक मिनट जो है रजिस्ट करना बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। तो जेनेटिक कोड और जो ट्रांसलेशन है, जो आगे के टॉपिक है, वो मैं अगली क्लास से कराऊंगा आपको। एंड होपफुली अगर जल्दी तबीयत सही हो जाए, और अपने सैंपल पेपर्स आप ले लीजिएगा एज सून एज पॉसिबल, ताकि फिर उसके बाद में सॉल्व कराना मैं चालू कर दूँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा।
थैंक यू।